गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे वायु तापमान पर। वायु तापमान आज का टॉपिक हम लोग का है। एयर टेम्परेचर, वायु तापमान। वायु के तापमान में विभिन्नता ही पृथ्वी के धरातल पर मौसम एवं जलवायु की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। यदि वायु तापमान में विभिन्नता नहीं होगी तो पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु की विविधता भी नहीं होगी। तो ये तापमान का वेरिएशन ही है या विभिन्नता ही है जो पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। साथ में लाइक एवं शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, वायु तापमान। वायु तापमान क्या होता है कि वायु के तापमान को ही वायु तापमान कहा जाता है। और ये किस प्रकार कार्य करता है। वायु का तापमान जो होता है यह वायु के घनत्व को प्रभावित करता है। यानी कि वायु का तापमान वायु के घनत्व को प्रभावित करता है और वायु का घनत्व वायु दाब को प्रभावित करता है। और वायु दाब पवनों की उत्पत्ति में और पवनों की प्रवाह दिशा में मुख्य कारक या भूमिका निभाता है। तो ये वायु और ये कहीं ना कहीं ये चीजें मिलकर वायु तापमान, घनत्व, वायु दाब, पवनों की दिशा या पवन प्रवाह मिलकर वायु में आर्द्रता को निर्धारित करती हैं। और वायुमंडल में मौसम या जलवायु की उत्पत्ति में यही दो कारक ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर मौसम एवं जलवायु की उत्पत्ति में वायु का तापमान एवं वायु में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि हम वायु का तापमान किस प्रकार मौसम एवं जलवायु की उत्पत्ति में सहायक होता है। साथ में यह वायु तापमान भी कई कारकों से प्रभावित होता है। इसको भी, वायु के तापमान को भी प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं जिनसे यह प्रभावित होता है। तो हम चर्चा करेंगे कि वायु के तापमान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं। यदि कभी हम तापमान बोल लें तो आप समझ लीजिएगा कि वायु के तापमान की ही बात की जा रही है। और वो भी वायु का वो तापमान जो वायुमंडल के निचले भाग का, यानी कि जो पृथ्वी के धरातल से लगा हुआ है, संबंधित है, यानी कि लोअर सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है। यहाँ पर तापमान शब्द और वायु तापमान शब्द, यहाँ पे आप यही समझिएगा कि वायुमंडल के निचले भाग की बात की जा रही है। तो जो वायु के तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक होता है वो होता है ऊंचाई। अल्टीट्यूड, ऊंचाई। इसको हम लोगों ने देखा था कि हम पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर बढ़ते जाते हैं तो क्षोभ सीमा तक वायु का तापमान लगातार कम होता जाता है। और इसके कम होने की दर होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। यानी कि हम धरातल से 1000 मीटर, पृथ्वी के धरातल से 1000 मीटर ऊपर जाएंगे तो वायु के तापमान में लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगा तापमान इतने ऊंचाई पर। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वायु का तापमान भी कम होता जाता है। इसे ही कहा जाता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट, या इसको ही कहा जाता है सामान्य ताप ह्रास दर या ताप पतन दर। इसको अगर फ़ारेनहाइट में करना है तो फ़ारेनहाइट में होता है 3.56 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 मीटर फिट हो जाएगा। यहाँ पर पर 1000 फिट हो जाएगा। तो ये है तापमान के साथ, ऊंचाई के साथ तापमान गिरने की दर। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल कैसे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि
यह सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर तापमान सामान्यतः अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि यहाँ पर दिन की अवधि भी 12 घंटे से कभी कम नहीं होती है, वर्ष में लगभग 12 घंटे की होती है। और दूसरा कारण होता है कि सूर्य की किरणें भी विषुवत रेखीय भागों पर हमेशा लंबवत चमकती हैं, तो इसलिए यहाँ पर तापमान सामान्यतः अधिक होता है और यहाँ पर औसत वार्षिक तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही होता है। लेकिन इसके अपवाद भी मिलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि माउंट कीनिया में है, अफ्रीका के कीनिया में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5199 मीटर है, यानी कि यह लगभग 5000 मीटर से अधिक ऊंचा है भूमध्य रेखा के पास, और इसकी चोटियां हमेशा हिमाच्छादित रहती हैं, बर्फ से ढकी रहती हैं। इसका कारण यही है कि यह भूमध्य रेखा पर तो स्थित जरूर है, लेकिन यह इतनी ऊंचाई पर है कि यहां तक जाते जाते इतनी ऊंचाई पर तापमान माइनस में चला जाता है। तो ये एक विरोधाभास दिखाई देता है कि माउंट केनिया या इसी के पास तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। इसी के आसपास है, अलग अलग थोड़ी सी अलग इसमें वेरिएशन मिलता है, बट आप मान लीजिए इसकी भी चोटियां हमेशा साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। कारण यही है कि ये इतनी ऊंचाई पर हैं कि यहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है, माइनस में हो जाता है, और साल भर लगभग माइनस में ही पाया जाता है। इसलिए माउंट केनिया और माउंट किलिमंजारो की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, यद्यपि ये दोनों पर्वत श्रेणियां भूमध्य रेखा के पास हैं। तो ऊंचाई के साथ तापमान क्यों कम होता है? इसका पहला कारण होता है कि हम लोगों ने देखा अपने पिछले लेक्चर में कि वायुमंडल है, ये सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करता है। यानी कि जो सूर्य से आने वाली विकिरित ऊर्जा है या विकिरण ऊर्जा है, उससे बहुत कम वायुमंडल ऊष्मा प्राप्त करता है। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा पृथ्वी द्वारा की जाने वाली दीर्घ तरंगी विकिरण से प्राप्त करता है, और यह दीर्घ तरंगी विकिरण से वायुमंडल का जो निचला भाग है वो अधिक और सबसे पहले ऊष्मा प्राप्त करता है। तो यही कारण है कि वायुमंडल का निचला भाग जो होता है वो अधिक गर्म होता है। तो पहला कारण यही है कि पृथ्वी के साथ लगा हुआ वायुमंडल पार्थिव विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करता है, पृथ्वी द्वारा की जाने वाली दीर्घ तरंगी विकिरण के माध्यम से ऊष्मा प्राप्त करता है, इसलिए वायुमंडल का निचला भाग अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। दूसरा कारण क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल का जो भाग होता है वो धरातल के पास अधिक घनत्व होता है, यानी कि वायुमंडल का अधिकांश भाग पृथ्वी से संबंधित होता है या उसके धरातल के पास होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक से अधिक वायुमंडलीय भाग को अपने पास खींच के रखती है। तो इसलिए वायुमंडल का निचला भाग अधिक घनत्व वाला होता है, तो यहाँ पर तापमान अधिक होता है। तीसरा इसका कारण होता है कि वायुमंडल के निचले भाग में ही जो क्षोभ सीमा की निचला भाग है, इसी में जलवाष्प की सबसे अधिक मात्रा होती है। और हम लोगों ने देखा था दूसरे लेक्चर में कि लगभग 5.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपूर्ण जलवाष्प का लगभग 50% से अधिक भाग होता है। यानी कि बहुत अधिक जलवाष्प की मात्रा निचले वायुमंडल में होती है, और यह जलवाष्प तापमान का अवशोषक होती है या ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती है। तो इसलिए वायुमंडल का निचले भाग में तापमान अधिक होता है, और पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायु का तापमान कम होता जाता है। तो ये पहला जो था कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है। भारत में भी देख लेंगे आप कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम होता है। तो इसका मुख्य कारण है कि ऊंचाई के साथ बढ़ते जाते हैं, जब ऊपर बढ़ते जाते हैं हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर,
तो वायु का तापमान कम होता जाता है। तो पहला कारक जो होता है वो है ऊंचाई। दूसरा है जो वायु के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है वो है स्थल एवं जल की विशिष्टता। स्थल एवं जलीय भाग की विशिष्टता। स्थल भाग और जलीय भाग की विशिष्टता ये होती है कि दोनों की विशिष्टता यानी कि स्थल की विशिष्टता और जलीय भाग की विशिष्टता अलग अलग होती है। कारण क्या होता है कि स्थलीय भाग सूर्यातप से या उष्मा से शीघ्रता से गर्म होता है और इसकी अपेक्षा जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होता है। यदि इसकी ऐसे एग्जाम्पल लिया जाए कि एक ही अक्षांश रेखा पर यानी कि एक ही अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर खींची गई रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा में होती हैं और यह भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं और यह ध्रुवों के पास जाकर बिंदु के रूप में समाप्त होती हैं। जब टर्मिनोलॉजियां पढ़ाई जाएंगी तो उसमें बताया जाएगा, आप इतना बस जानते रहिए कि यदि समान अक्षांशीय भाग पर एक स्थलीय भाग है और उसी अक्षांश पर स्थित एक जलीय भाग है और दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म हो जाएगा। इसके कई कारण हैं। यदि समान अक्षांश पे जलीय भाग, स्थलीय भाग और जलीय भाग दोनों स्थित हैं और समान मात्रा में दोनों को ऊष्मा प्राप्त हो रही है या सौर विकिरण प्राप्त हो रही है, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त हो रही है, तो स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म होगा जबकि जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होगा। इसके विपरीत स्थलीय भाग शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा पार्थिव विकिरण द्वारा, जबकि जलीय भाग धीरे धीरे ठंडा होगा। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये होता है कि स्थलीय भाग स्थिर होता है और स्थलीय भाग चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करता है और स्थलीय भाग ऊष्मा का बैड कंडक्टर होता है यानी कि अच्छा चालक नहीं होता है, जबकि जलीय भाग ऊष्मा का सापेक्षतः अच्छा चालक होती है और यह स्थिर नहीं होती है। जलीय भाग ये गतिशील होती है, ये मोबाइल होती है, तो इसलिए ऊष्मा इसमें अधिक गहराई तक चली जाती है, जबकि स्थलीय भाग के ऊपरी भाग तक ही ऊष्मा संचित रह जाती है। तो इसमें ऊष्मा कम क्षेत्र में संचित रह जाती है, जबकि जलीय भाग अधिक गतिशील होने के कारण इसमें ऊष्मा अधिक गहराई तक चली जाती है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि अगर दिन के समय सूर्यातप की मात्रा जलीय भाग में लगभग 20 मीटर तक चली जाती है, यानी कि 20 मीटर जलीय भाग को प्रभावित करती है, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि 60 मीटर तक भी सूर्यातप की मात्रा जल के तापमान को प्रभावित करती है। इसकी अपेक्षा देखा जाए तो स्थलीय भाग पर जो दिन के समय तापमान आता है वह मुश्किल से 10 सेंटीमीटर ही पेनिट्रेट कर पाता है या पहुंच पाता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर में ही ऊष्मा संचित रह जाती है। तो समान ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होने के बावजूद भी स्थल ज्यादा गर्म होगा क्योंकि इसके सिर्फ ऊपरी भाग में ही ऊष्मा संचित रह जाएगी, जबकि जलीय भाग के एक बड़े हिस्से में ऊष्मा बिखर जाएगी या वितरित हो जाएगी। तो यही कारण है कि स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म होगा और रात के समय क्या होगा कि स्थलीय भाग दीर्घ तरंगों का विकिरण कर देगा और चूंकि इसमें ऊष्मा केवल ऊपरी भाग में संचित है तो यह शीघ्रता से विकिरण करके ठंडा भी हो जाएगा जल्दी से, जबकि जलीय भाग को ऊष्मा बहुत दूर तक से विकिरित करनी है तो यहां समय लगेगा क्योंकि यहां ऊष्मा यहीं से विकिरण कर देनी है, वापस कर देनी है, जबकि जलीय भाग में गहराई से ऊष्मा को विकिरण करना है या वापस करना है। तो यही कारण है कि स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म होता है और शीघ्रता से ठंडा भी हो जाता है, जबकि जलीय भाग शीघ्रता धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो पहला कारण है जल एवं स्थल की गतिशीलता में विभिन्नता।
दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण यह है कि जो स्थलीय भाग होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा जलीय भाग से कम होती है। यानी कि स्थल की विशिष्ट ऊष्मा जितनी होती है उससे जल की विशिष्ट ऊष्मा लगभग 2 से 3 गुना अधिक होती है, यानी कि 2.5 से 3 गुना अधिक होती है। अब यहां पर एक शब्द आया है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम भार को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी 1 ग्राम द्रव्यमान वाले भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए आवश्यक होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर स्थलीय भाग का कोई टुकड़ा है, इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, जल के उतने ही 1 ग्राम भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए स्थलीय भाग की अपेक्षा 2 गुना से 3 गुना, यानी कि 2.5 गुना से 3 गुना अधिक ऊर्जा ऊष्मा चाहिए। तो ये कारण है कि स्थलीय भाग को गर्म करने के लिए कम ऊष्मा चाहिए, जबकि जलीय भाग को गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा चाहिए। तो पहला ये होता है। दूसरा कारण क्या हो? तीसरा कारण क्या हो? दूसरा कारण विशिष्ट ऊष्मा अधिक होना जल का है, इसीलिए स्थलीय भाग जल शीघ्रता से गर्म हो जाता है, जबकि जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होता है। तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण यह होता है कि जलीय भाग जो सूर्यातप की मात्रा प्राप्त करता है, ऊष्मा की मात्रा प्राप्त करता है, उसको अधिक से अधिक वाष्पीकरण प्रक्रिया में व्यय कर देता है। यानी कि सूर्य की किरणें आती हैं और जल की सतह से टकराती हैं और इस जलीय भाग का वाष्पीकरण करती हैं। तो जितना जलीय भाग ऊष्मा प्राप्त करता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा व्यय हो जाता है, यानी कि गुप्त ऊष्मा के रूप में वाष्प के साथ वायुमंडल में मिल जाता है, जबकि स्थलीय भाग से वाष्पीकरण प्रक्रिया कम होती है। तो यही कारण, ये भी कारण है कि जलीय भाग जितना ऊष्मा प्राप्त करता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा व्यय कर देता है, जबकि स्थलीय भाग से वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है, इसलिए स्थलीय भाग से जो ऊष्मा है उसका व्यय भी कम होता है। अब देखिए है क्या कि यदि पृथ्वी को देखा जाए, हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को हम साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यदि एक आंकड़े की बात की जाए तो इसमें देखा जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है। अब इसको एक डाटा के माध्यम से हम देखते हैं कि ये डाटा किस प्रकार का है दक्षिणी गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध में जल एवं स्थल की बंटवारे को लेकर। तो पृथ्वी के जितना पृथ्वी का एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके लगभग 71% भाग पर, इसके लगभग 71% भाग पे सागर एवं महासागरों का विस्तार है, जबकि 29% एरिया पर, यानी 29% एरिया पे स्थलीय भाग का विस्तार है। तो ये चीज दिखाती है कि पृथ्वी के अधिकांश भागों पर महासागरों का विस्तार है। अब इसका यदि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसका विश्लेषण किया जाए तो जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला भाग है, इसके लगभग 61% भाग पर महासागरों का विस्तार है और उत्तरी गोलार्ध के 39% भाग पे स्थलीय भाग का विस्तार है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध को देखा जाए
तो दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 81% भाग पर महासागरीय क्षेत्र का विस्तार है और मात्र 19% भाग पर स्थलीय भाग का विस्तार है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता है, जो दक्षिणी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के 81% भाग पे फैला हुआ है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता तो है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के मात्र 61% भाग पे स्थलीय जलीय भाग का विस्तार है। तो इससे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान सापेक्षतया कम स्थिर होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में तापमान सापेक्षतया अधिक स्थिर होता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अगला लेक्चर जब हम लेक्चर में बात करेंगे तो वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। बस इतना जानते रहिएगा कि ये स्थल एवं जल की जो परसेंटेज है ये भी तापमान को प्रभावित करता है, और साथ में स्थल एवं जल के ऊष्मन एवं शीतलन की विभिन्न दर होती है, वो भी तापमान को प्रभावित करती है। अब जो अगला कारक है जो तापमान को प्रभावित करता है, यह है प्रचलित पवनें। जिनको कहते हैं प्रिवेलिंग विंड्स, प्रचलित पवनें। और हमारे पृथ्वी पर 3 प्रकार की प्रचलित पवनें हैं। प्रचलित पवनें वो पवनें होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। इन प्रचलित पवनों के कारण ही पूरे ग्लोब पर या पृथ्वी पर कुल ऊष्मा के 75% भाग का वितरण किया जाता है या स्थानांतरण किया जाता है। ये प्रचलित पवनें अपने साथ ऊष्मा को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती रहती हैं। तो जब प्रचलित पवनें हम पढ़ेंगे वहां बहुत विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। बस यहां पर ये जान लीजिए कि प्रचलित पवनें भी अपने साथ तापमान को स्थानांतरित करती रहती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। अब इसी के साथ जो चौथा कारण है वो है महासागरीय धाराएं। ओशन करंट। ये ओशन करंट भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं, क्योंकि कुल पृथ्वी के धरातल पर जितना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसका 75% भाग पवनों द्वारा किया जाता है और 25% भाग महासागरीय धाराओं द्वारा किया जाता है। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती हैं तो ये अपने साथ तापमान का भी स्थानांतरण कर देती हैं, और यही कारण है कि उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होने वाली गल्फ स्ट्रीम, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहा जाता है आगे, यह यहाँ के तापमान को बहुत अधिक प्रभावित करती है। ये गर्म जलधारा है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर के तापमान को अधिक कर देती है, और महासागर के संपर्क में आने वाली वायु भी सापेक्षतः अधिक गर्म हो जाती है। इसके विपरीत जो ठंडी जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं क्या करती हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का तापमान कम कर देती हैं। जैसे यहां से प्रवाहित होने वाली अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा, जिसको बेंगुला जलधारा कहते हैं, इसके कारण यहां पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का तापमान सापेक्षतः कम हो जाता है, और इस महासागरीय धारा के संपर्क में आने वाली वायु का तापमान भी सापेक्षतः कम हो जाता है। तो इस रूप में हम देखेंगे कि महासागरीय धाराएं और प्रचलित पवनें भी वायु के तापमान को प्रभावित करती हैं। अब जो अगला कारक है तापमान को प्रभावित करने वाला, वो है लोकेशन या अवस्थिति, जिसको कहते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक अवस्थिति। यानी कि लोकेशन, कोई स्थान यदि समुद्र तल के पास है, तट के पास है, समुद्र के पास है, तो समुद्री कारण या जिसको कहते हैं कि महासागरीय प्रभाव के कारण वहां के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का प्रभाव या स्थल का प्रभाव, महासागर का प्रभाव, अभी हमने देखा कि जल का प्रभाव क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है।
तो समुद्र तट के पास रहने वाला भाग, यदि ये समुद्र है और यहाँ पर स्थलीय भाग है और यहाँ पर कोई स्थान है समुद्र के तट के बिल्कुल पास, तो यहाँ के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महासागर धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। तो इस महासागर के कारण यहाँ का तापमान हमेशा सम बना रहेगा, इक्वल बना रहेगा। और इसका उदाहरण हम भारत में देख सकते हैं कि जैसे मुंबई है, समुद्र तट के बिल्कुल पास है, या चेन्नई है जो समुद्र तट के बिल्कुल पास है, या कोलकाता है, यहाँ के वार्षिक तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। यदि तुलना करें दिल्ली के तापमान से, दिल्ली में ग्रीष्मकाल में तापमान लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाते हैं, 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर पीरियड। बट जैसे ही विंटर पीरियड आता है तो दिल्ली का तापमान लगभग 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, जबकि मुंबई का तापमान ना तो इतना अधिक होता है ग्रीष्मकाल में और ना ही शीतकाल में इतना कम होता है। क्यों? क्योंकि महासागरीय प्रभाव के कारण वहां का तापमान सम बना रहता है। तो लोकेशन यानी कि तटीय भागों में स्थित जो भाग होते हैं या क्षेत्र होते हैं या स्थान होते हैं, वहां का तापमान सामान्यतः सम बना रहता है, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो अवस्थिति के बारे में हमने चर्चा कर ली कि यह अवस्थिति भी वायु के तापमान को प्रभावित करती है। अब जो अगला कारक है वायु के तापमान को प्रभावित करने वाला, वह है मेघाच्छादन या अल्बीडो। मेघाच्छादन जिसको कहते हैं क्लाउड कवर या एल्बिडो। क्लाउड कवर या एल्बिडो। देखिए होता क्या है, आपने अनुभव किया होगा कि यदि दिन के समय किसी स्थान पर दिन के समय बादल लगा हुआ है, सुबह से ही बादल लगा हुआ है, तो ये बादल क्या करेगा कि सूर्य से आने वाली विकिरण तरंगों को, विकिरण ऊर्जा को या तो अवशोषित कर लेगा या इसको पुनः परावर्तित कर देगा, और इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर इनको आने से रोक देगा। तो वायुमंडल का तापमान या वायु का तापमान सामान्यतः कम होगा दिन के समय में। अगर ऐसा होता है तो यदि दिन के समय बादल लगा हुआ है आसमान में, तो बादल क्या करेगा कि सूर्य से आने वाली विकिरण तरंगों को या तो अवशोषित करके अपने साथ धारण कर लेगा या एसिमिलेट कर लेगा या फिर इनको रिफ्लेक्ट करके वापस अंतरिक्ष में भेज देगा। ये हम लोगों ने देखा था जब ग्लोबल हीट बैलेंस हमने पढ़ा था, तो वहां पे देखा था कि बादल कितना करते हैं ये सब परावर्तन और शोषण। यदि और इस प्रकार क्या करेगा कि दिन के समय पृथ्वी के धरातल का तापमान सामान्यतः कम रहेगा, लेकिन यही अगर प्रक्रिया रात्रि के समय होती है, यदि रात्रि के समय बादल लगा हुआ है, तो यह बादल क्या करेगा। अब रात्रि के समय पृथ्वी क्या करती है कि रात्रि के समय तो सूर्य से आने वाली विकिरण तरंगें नहीं आती हैं, तो पृथ्वी क्या करती है कि दिन में जो सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त की है, इसी को रात्रि के समय वापस भेजती है दीर्घ तरंगों के माध्यम से। अब ये बादल यदि शाम के समय या रात के समय लगे हुए हैं, तो ये बादल क्या करेंगे कि पृथ्वी द्वारा की जाने वाली पार्थिव विकिरण को या तो अपने साथ अवशोषित कर लेंगे या फिर इसको पुनः पृथ्वी के धरातल पर वापस भेज देंगे। तो ये बादल दो काम करते हैं। यदि दिन के समय बादल होंगे तो वायु तापमान को सामान्यतः कम कर देंगे, और यही बादल यदि रात्रि के समय हैं तो ये वायु के तापमान को बढ़ा देंगे। और आप अनुभव करते होंगे कि जिस दिन सुबह से ही अगर मेघाच्छादन है, बादल लगा हुआ है, तो सामान्यतः तापमान कम होता है या हमें कम गर्मी लगती है। लेकिन अगर शाम के समय बादल लगे हुए हैं तो हमें गर्मी अधिक लगती है या उमस अधिक होता है। उसका कारण यही है कि शाम के समय पृथ्वी जब दीर्घ विकिरण के माध्यम से ऊर्जा को वापस अंतरिक्ष में भेजती है, तो ये बादल उसे रोककर पृथ्वी के धरातल पर वापस भेज देते हैं, जिससे यहाँ का तापमान या वायु का तापमान अधिक बना होता है। तो मेघाच्छादन की स्थिति भी क्या होती है, वायु के तापमान को प्रभावित करती है, और दोनों रूप में प्रभावित करती है। दिन के समय वायु के तापमान को कम कर देगी, जबकि रात्रि के समय वायु के तापमान को अधिक कर देगी मेघाच्छादन की स्थिति। अब अगला जो कारक है वायु के तापमान को प्रभावित करने वाला, यह है धरातल की विशेषता। धरातल की विशेषता
पृथ्वी के धरातल पर अनेक प्रकार की धरातली विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कहीं पे हिमाच्छादन है, कहीं पे वन आवरण पाया जाता है या जंगल हैं, कहीं पर घास के मैदान हैं, कहीं पर रेगिस्तानी भाग है और कहीं पर जलीय क्षेत्र है, सागर, महासागर, झील, तालाब इस प्रकार की हैं। तो धरातली विशेषताएं भी क्या करती हैं कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती हैं, अवशोषित करती हैं। यदि धरातली सतह सूर्य के प्रकाश को अधिक से अधिक परावर्तित कर देंगी तो तापमान कम हो जाएगा और फलस्वरूप वायु का तापमान भी कम रहेगा। जैसे जो आइस कवर एरिया हैं या हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, ये क्या करते हैं कि सूर्य से आने वाली विकिरण को अधिक से अधिक परावर्तित कर देते हैं और लगभग जितना सूर्यातप की मात्रा ये हिमाच्छादित क्षेत्र प्राप्त करते हैं उसके 80 से 90% भाग को वापस परावर्तित कर देते हैं। तो वापस जब भेज देंगे तो इनके पास तापमान कम प्राप्त होगा इनको, तो इसलिए यहाँ के वायु का तापमान भी क्या होगा, कम होगा। वहीं जो रेगिस्तानी भाग हैं यह सूर्य से प्राप्त ऊष्मा के अधिक से अधिक भाग को अवशोषित कर लेते हैं, तो इस प्रकार इनका तापमान भी अधिक होता है और इनके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है या उसका तापमान अधिक होता है। और इसी प्रकार जो वाटर बॉडीज हैं यानी कि जो जलीय क्षेत्र हैं, सागर, महासागर या तालाब या नदी, ये भी सूर्यातप से प्राप्त ऊष्मा के अधिक से अधिक भाग को अवशोषित कर लेते हैं या इनको अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं, तो इनका भी तापमान अधिक हो जाता है और इनके संपर्क में आने वाली वायु भी सापेक्षतः गर्म हो जाती है। तो धरातली विशेषता भी वायु के तापमान को प्रभावित करती है। अब जो अंतिम कारक है जो वायु के तापमान को प्रभावित करता है, इसको कहते हैं ढाल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ स्लोप, ढाल की दिशा। डायरेक्शन ऑफ स्लोप, जाहिर सी बात है कि यदि देखा जाए, यदि यहां पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये सूर्य है और कोई पर्वतीय भाग इस प्रकार फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो भाग सूर्य के सामने पड़ेगा यहां पर सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी और यहां पर सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी तो ये भाग अधिक गर्म हो जाएगा और इस भाग के संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। वहीं सूर्य की किरणों के जो भाग विपरीत में पड़ता है, यहां पर सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होगी और यहां का ताप धरातल इसकी अपेक्षा कम गर्म होगा, इसका तापमान कम होगा तो इसके संपर्क में आने वाली वायु भी क्या होगी, कम गर्म होगी। तो ढाल की दिशा भी वायु के तापमान को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है, जैसे हिमालय पर्वत है तो हिमालय पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इस हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग पर, यानी कि हिमालय पर्वत जो है इसके दक्षिणी भाग पर सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, जबकि इसके उत्तरी ढाल पर सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होती है। कारण यही है कि हिमालय के दक्षिणी भाग पर सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती रहती हैं, जबकि उत्तरी भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। तो ये मान लीजिए हिमालय का दक्षिणी भाग है और ये हिमालय का उत्तरी भाग है। चूंकि दक्षिणी ढाल पर सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ के वायु का तापमान अधिक होता है। इसीलिए मानव बस्तियां या ह्यूमन सेटलमेंट दक्षिणी ढाल पर अधिक होते हैं क्योंकि तापमान अधिक होता है। साथ में जैव विविधता की मात्रा भी दक्षिणी ढाल पर अधिक होता है। इसके विपरीत हिमालय की उत्तरी ढाल पर मानव बस्तियां या ह्यूमन सेटलमेंट बहुत कम होती हैं और वहां पर वनस्पतियां भी बहुत कम होती हैं। क्यों? क्योंकि उत्तरी ढाल की शीत ऋतु जो होती है वो बहुत कठोर होती है, यहाँ पर तापमान बहुत नीचे चला जाता है और यह एडवर्स कंडीशन है रहने के लिए। तो हमने आज जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया वायु के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, और स्वयं में देखा कि वायु का तापमान धरातल के मौसम एवं जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है।
तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो टर्मोलॉजियाँ हैं उस पर डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ ज़्यादा आपको समझ में आएगी। तो आज हम क्लास यहीं छोड़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में सुने होंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। और इसके लिए आप एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ते रहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आज हम क्लास यहीं छोड़ते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।